बच्चों, मैं बीना श्रीवास्तव हिंदी शिक्षिका। मैं आज आपको कक्षा 7 में विराम चिन्हों का प्रयोग बताऊंगी। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, उसे आज आप पढ़ेंगे। लिखित भाषा में भावों को स्पष्ट करने तथा रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? रुकना। जब हम बोलते हैं तो अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करते समय अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाते हैं, बीच बीच में रुकते हैं ताकि सुनने वाले को हमारी बात समझ में आ सके। लिखते समय इसी उतार चढ़ाव तथा विराम को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग पढ़ने या बोलने तथा अर्थ को समझने के लिए किया जाता है। इनको जानने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण विराम, अर्धविराम, विस्मयादिबोधक, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हंसपद, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह और विवरण चिन्ह। इस प्रकार से हम 12 चिन्हों के बारे में आज पढ़ेंगे। 12 विराम चिन्ह कौन कौन से हैं ये आपने देखा। अब हम जानेंगे ये होते कैसे हैं, इनका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। पूर्ण विराम, जहाँ वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मुझे पढ़ने का शौक़ है, यहाँ पर हमने जब पढ़ने का शौक़ है बात हमारी पूरी हो गई तो हमने पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। आज ठंडी हवा चल रही है, जब हमारी बात पूरी हो गई तो हमने पूर्ण विराम लगाया और हमारी बात समाप्त हो गई। इस प्रकार से हमारा वाक्य यहाँ पर पूरा हो गया। इसी प्रकार से अगला है अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं? अल्प विराम अर्थात थोड़ी देर रुकना। किसी एक वाक्य को पढ़ते या बोलते समय थोड़ी देर रुकने के लिए तथा एक ही प्रकार के पदों तथा उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि हमें एक साथ बहुत सारे नामों को लेना है तो उसको अलग अलग जानने के लिए हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोना, गीता, मीता और रेणु सहेलियां हैं, तो यहाँ पर मोना और गीता और इनके बाद हमने जो प्रयोग किया है वो क्या है? अल्पविराम है। तो यहाँ पर इनको स्पष्ट करने के लिए हमको नामों को अलग अलग स्पष्ट करने के लिए हमें अल्पविराम का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार से संबोधन के बाद अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे कि हमने बच्चों को संबोधित किया, बच्चों कल हम पिकनिक जाएंगे। उसी प्रकार से हाँ या नहीं के बाद भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। हाँ, मैं कल आगरा जाऊंगा। नहीं, तुम इधर बैठ जाओ। इस प्रकार से हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अब अगला है अर्धविराम। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक रुकना हो वहाँ अर्धविराम लगाया जाता है। उदाहरण के लिए आलस्य छोड़ो, तैयार हो जाओ। तो यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जहाँ हम पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकते हैं वहाँ अर्धविराम होता है। जैसे कि आलस्य छोड़ो, तैयार हो जाओ। तो आलस्य छोड़ो, हम थोड़ी देर रुके, फिर तैयार हो जाओ। तो इस प्रकार से अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, बाहर कौन आया है। तो यहाँ पर हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं या हमसे कोई प्रश्न करेगा तो इस प्रकार से तुम कहाँ जा रहे हो, तो यानी यहाँ पर हमसे प्रश्न किया जा रहा है और बाद में उस वाक्य के खत्म होने के बाद में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से बाहर कौन आया है, उसके बाद हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। इस प्रकार से यहाँ पर अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक यानी कि मन के विभिन्न भावों को व्यक्त करने वाले शब्द तथा वाक्य के अंत में विस्मय व अधिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे कि अरे, यहाँ पर हमको आश्चर्य हो रहा है। अरे, तुम कब आए? तो यहाँ पर आश्चर्य हुआ, अरे शब्द का प्रयोग हमने किया और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो ओह के बाद ये दुख प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से विस्मयादिबोधक चिन्ह, जब हमको आश्चर्य होता है, दुख होता है, खुशी होती है, तब हम उस शब्द को जो हमारे मुंह से
एकदम से जो निकलता है उसके बाद हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी कि दो समानार्थी या विपरीतार्थी शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि माँ ने कहा कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। हम यानी कि किसी चीज़ को समानता दिखाने के लिए या एक दूसरे से विपरीत दिखाने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो माँ ने कहा जीवन में सुख दुख आते हैं, तो सुख और दुख जो है वो यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पर हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह यानी कि उदाहरण देने के लिए तथा वक्ता के नाम के बाद निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिंग दो प्रकार के? अब हमने इसका चिन्ह का प्रयोग किया, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया, उसके बाद हमने स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। उसी प्रकार से पिताजी ने पूछा बेटा धोनी ने कितने रन बनाए, तो पिताजी ने पूछा, उसके बाद हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया और फिर हमने अपने वाक्य को आगे कहा। आगे है अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी कि उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है और दोहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है, ये हम जानेंगे। किसी लेखक के उपनाम, पुस्तक, कविता, कहानी के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्ह में इकहरे उद्धरण चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि गीतांजलि। गीतांजलि यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो यानी कि गीतांजलि जो है, गीतांजलि नाम है उनकी, कृति का नाम है, इसलिए उसको हमने, जिसको हम अंग्रेजी में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, उसको हिंदी में इकहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर उनका उपनाम है। हिंदी के प्रख्यात कवि थे, तो दिनकर जो है उनका उपनाम है। इसको हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह के द्वारा दर्शाया है। उसी प्रकार से आगे हम चलेंगे। किसी के कथन को ज्यों क्या त्यों उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक। तो ये किसने कहा है? यहाँ ज्यों की त्यों उनकी बात को लोकमान्य तिलक ने क्या कहा था, उनकी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हमने देखा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य तिलक ने कहा। इसको हमने उनकी ज्यों की त्यों जो बात थी उसके लिए हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। अगला है हमारा कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है? किसी शब्द या वाक्य के अर्थ स्पष्ट करने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए उसे कोष्टक के बीच रखा जाता है। नाटक के पात्रों के कथन के पूर्व के भाव को कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे कि कोई नाटक लिखा जाता है तो उससे पहले क्या दृश्य है या कौन क्या कहना चाहता है, उसके भावों को स्पष्ट करने के लिए हम उसको कोष्टक में लिखते हैं। जैसे कि तुम्हारे सतत का मतलब लगातार प्रयास का फल आज तुम्हें मिला है। उसी प्रकार से राजा, यहाँ उसके भावों को प्रकट किया गया है इसके कोष्टक के द्वारा, क्रोधित होकर उसे कारागार में डाल दिया जाए। तो इस प्रकार से जब हम किसी के भावों को स्पष्ट करना होता है हमें, तो हम भावों को स्पष्ट करने के लिए हमें कोष्टक का प्रयोग करना होता है। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखते समय उसके पहले अक्षर के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रोफेसर वर्मा आज कक्षा में नहीं आएंगे। तो प्रोफेसर जो है वो एक शब्द है, उसका प्रो लगा करके हमने उसमें लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। इसी प्रकार से हम जब डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर में डा लिख करके हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से आगे जब हम चलेंगे, अगला है हंसपद। 11वां है हंसपद। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हंसपद का प्रयोग करते हैं। हंसपद यानी कि सिंधु नदी से होकर जाती है। अब यहाँ पर लेह जो है वो छूट गया हमारे वाक्य में, तो हमने लाघव हंसपद का प्रयोग करके लेह लिख दिया। उसी प्रकार से वह बस
आगरा जा रही है, वह बस द्वारा आगरा जा रही है। तो यहाँ पर द्वारा छूट गया, इसलिए यहाँ हमने हंस पद का प्रयोग किया और द्वारा शब्द को लिख करके हमने वाक्य को अपने को पूरा किया। उसी प्रकार से अगला है विवरण चिन्ह, उसी में आगे विवरण चिन्ह पढ़ेंगे। आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। तो यहाँ पर हमने भारत की प्रमुख नदियों के नाम है के बाद हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया और हमने उसको आगे विस्तृत रूप से स्पष्ट किया। इसी प्रकार से आज हम जानेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। लिखित भाषा में भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, विराम चिन्ह लगाने से पढ़ने वाले के लिए भावों को समझना सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने जाना कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए। इसके प्रयोग से भाषा हमारी स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आती है, दूसरा का कहा हुआ हमको समझ में आता है। धन्यवाद बेटा।